हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10वां वीडियो है और इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायंस। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने डिफरेंट इंटरमीडिएट्स पढ़े थे और पिछले क्लास में हमने कार्बोकेटायन को पढ़ लिया था। आगे हमें पढ़ने हैं कार्बो एनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, बेंजाइंस, नाइट्राइंस। लेकिन चूंकि कार्बोकेटायन से मिलता जुलता होता है फ्री रेडिकल्स, तो हम कार्बो एनायन से पहले पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स, हमने बोला फ्री रेडिकल्स मिलते जुलते होते हैं कार्बोकेटायन से। तो फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? तो फ्री रेडिकल बनते हैं होमोलिटिक फिजन से। सपोज करो कोई कंपाउंड है, सपोज करो CH3X है। X मीन्स कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग कार्बन के बराबर हो, या ये तो जनरल कंडीशन है, लेकिन कभी कभी जो रिएक्शन कंडीशन वो भी डिपेंड करता है कि वो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा या कार्बोकेटायंस। तो फ्री रेडिकल के लिए अगर हम आज चर्चा कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल के लिए पहली प्रायोरिटी है कि वो लगभग सिमिलर एटम्स से जुड़ा होता है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से जुड़ा होता है। और जब इनके बीच होमोलिसिस हो, होमोलिसिस का मतलब होता है बच्चों कि सपोज करो एक बॉन्ड ऐसा कुछ है, H है, और ये जो बॉन्ड है शेयरिंग का, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, और दोनों जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से होमो मतलब सिमिलर डिवाइड हो जाए, मीन्स ये अपना ले ले, ये अपना ले ले, इस तरह के फिजन्स को, इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं होमोलिसिस। तो जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो होमोलिटिक फिजन से बनते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, CH3X डॉट प्लस X डॉट बनेगा। कार्बोकेटायन में क्या होता था, जब कार्बोकेटायन पढ़ रहे थे तो जो वहां हेटेरोलिटिक फिजन से जो बनता था, एक कार्बोकेटायन बनता था, एक निगेटिव चार्ज बनता था। यहां फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स में दोनों जो इसके होमोलिटिक फिजन से जो बनेंगे वो दोनों फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां थोड़ा डिफरेंट है, यहां पे फ्री रेडिकल्स ही जनरेट होंगे, ये भी फ्री रेडिकल होगा और ये भी फ्री रेडिकल्स होंगे। अच्छा, ये फ्री रेडिकल्स के नेम कैसे देते हैं? जैसे हमने कार्बोकेटायन में देखा था कि उसके पेरेंटल चेन से ही उसका नाम लेते, जो पेरेंटल एटम था, पेरेंटल मॉलिक्यूल था, उससे मिलता जुलता उसका नाम होता था। सेम इसी तरह से, जैसे सपोज करो ये है CH3 डॉट, इसको इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेथाइल, तो हो गया मेथाइल फ्री रेडिकल, या इसको हम FR लिख देते हैं। अगर इसी तरह से CH3 CH2 डॉट, तो क्या होगा, इथाइल फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप क्या है, एथाइल ग्रुप है, एथाइल ग्रुप पे ही डॉट रेडिकल बना हुआ है, इसलिए एथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। सेम अगर ये है CH3 CH2 डॉट, तो क्या है, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। अगर यही CH3 डॉट है, मींस इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप, तो किसको बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल्स। सिमिलरली अगर हम देखें तो सपोज करो इस तरह के जो हम कार्बोकेटायंस में पढ़े थे, CH3 डॉट, ऐसे ग्रुप को बोलते थे एलाइलिक। ये पोजीशन क्या है, एलाइलिक पोजीशन से, तो फ्री रेडिकल यहां तो एलाइल फ्री रेडिकल्स। सेम इसी तरह से अगर ये फ्री रेडिकल्स यहां पे आ जाए, सपोज करो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, तो क्या है, इस तरह का अगर कोई ग्रुप लगा होगा, सपोज करो यहां पे क्लोरीन लगा होता और उसमें होमोलिटिक फिजन होता, तो इस तरह के बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। तो इस तरह के फिजन से जो बना हुआ फ्री रेडिकल है वो हो जाएगा विनाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं इनके नेम पे, तो ये अगर ये है, ये CH3, तो क्या है, ये जो पोजीशन होता है बेंजाइलिक पोजीशन होता है। तो अगर यहां फ्री रेडिकल बनता है तो इसको बोलेंगे बेंजाइल
फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर यही फ्री रेडिकल यहां पे होता, मींस यहां से कोई अगर फ्री रेडिकल बनता है बेंजीन रिंग पे, तो इसको बोलते हैं फेनाइल फ्री रेडिकल्स। तो जो नाम हुआ फ्री रेडिकल्स का, जैसे कार्बोकेटायंस में नाम उसके का जनरेट जिस मॉलिक्यूल से जनरेट होता था उसी के नाम से मिलता जुलता नाम होता था फ्री रेडिकल का, सेम कार्बोकेटायंस का, उसी तरह सेम फ्री रेडिकल में भी वही हाल है। तो नाम में ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कार्बोकेटायन का था वैसे ही इस फ्री रेडिकल का है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, या हम इसको बोले कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो बच्चों, ये फ्री रेडिकल्स जो हैं, सपोज करो मैं मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करूं, अगर ये पहले क्या थे, इस तरह से ये अलग अलग एटम के साथ बॉन्डेड थे, अलग अलग sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। लेकिन जब इस शेयरिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे शेयर थे, यहाँ सपोज करो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इसके एक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज था वो अनहाइब्रिडाइज हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रह गया। मीन्स अगर हम इसको देखें तो इसके पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, लेकिन एक p ऑर्बिटल है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। मीन्स अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक, मीन्स ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, जैसे कार्बोकेटायन था, इससे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन लवर होंगे, जल्दी से जल्दी चाहेंगे कोई एक इलेक्ट्रॉन उनको मिल जाए और वो स्टेबल हो जाए, तो इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स भी। इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन पे बड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई बोलता है sp3 है, कोई बोलता है sp2 है, लेकिन कंफ्यूज मत रहे होइए। एक केवल अगर आप देखें तो इसमें 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 3 बॉन्ड है। अगर मैं देखूं CH डॉट CH3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। रेयरली केस में क्या होता है कि अगर कार्बन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, उस केसेस में यह माना जाता है कि ये हाइब्रिड होता है, sp2 और sp3 के बीच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये फ्री रेडिकल था, इस पे लगे हुए हैं 3 फ्लोरीन के एटम्स, ठीक है, अभी क्या होता है बच्चों कि इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इतना इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ फैला होता है फ्लोरीन के, वो क्या करते हैं, ये धीरे धीरे थोड़ा सा इससे शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे कारण से ये माना जाता है कि ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत sp3 के जैसा बिहेव करने लगता है। बट जनरली ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो इसका शेप क्या होगा, शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे ये है कार्बन, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है sp2 और ये इम्पुटी ऑर्बिटल्स, सॉरी सिंगली इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, ये है above द प्लेन एंड बिलो द प्लेन्स, तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये हो गया शेप। अगर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इसमें तो क्या होगा इनमें कि इनके अंदर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी एटम्स के या किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो कैसा नेचर होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मीन्स जो मैग्नेट के क्लोज आने पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है।
डायमैग्नेट, दो तरह के मैग्नेट कंपाउंड होते हैं, एक डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेट्स, जिनके इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होते हैं, कोई भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो डायमैग्नेटिक होते हैं, उनको मैग्नेटिक फील्ड से कोई इंटरेक्शन डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अच्छा, तो अब नेक्स्ट बात आता है कि अगर ये फ्री रेडिकल्स के और प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी लाइफ जो होती है, लाइफ कैसी होती है, वेरी शॉर्ट लाइफ होती है। शॉर्ट लाइफ मीन्स ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, मतलब इतनी तेजी से बनते हैं फ्री रेडिकल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कार्बोकैटायन कार्बोएनायन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनको कभी आइसोलेट नहीं, जैसे कार्बोकैटायंस बहुत सारे केस में हो सकता है आइसोलेट भी कर सके, या आप कार्बीन्स बेंजीन आइसोलेट भी कर सकते हो, बट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब और क्या नेचर होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक फ्री रेडिकल्स, जैसे सपोज करो CH3 है, सॉरी CH4 है, अगर इस पर क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक किया तो क्या कर देता है, ये अगला फ्री रेडिकल्स बना देता है, इससे ये बना देगा CH3Cl और H फ्री रेडिकल्स, मींस एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट कर देता है। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी क्या है कि दो सिमिलर फ्री रेडिकल मिलके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जैसे Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल मिलके बना लेते हैं Cl2, H फ्री रेडिकल्स प्लस H फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेते हैं, H2। सेम CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिलकर बना लेते हैं C2H5, या इसको ऐसे बना दें CH3 मीन्स दो फ्री रेडिकल आपस में मिलके सिमिलर और न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि ये जनरेट किन किन कंडीशन में होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखो, आपको कभी भूलेगा ही नहीं कि ये कब, व्हेन दे जनरेटेड, व्हेन फ्री रेडिकल जनरेटेड, किस किस कंडीशन में जनरेट हो सकते हैं, तो इसका सीधे है HELPR, हेल्पर बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म। H फॉर हीट, हीट कंपाउंड को हीट करने पे फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तब भी फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है L लाइट, लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होते ही हैं। ठीक है, P फिर परऑक्साइड्स, परऑक्साइड भी फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं, क्योंकि परऑक्साइड का मतलब होता है कि इस तरह का बॉन्ड होता है बच्चों, इस तरह का बॉन्ड, सपोज करो ये है HOH H2O2 मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये जो सिमिलर बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच को, इसी को बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। ये परऑक्साइड बॉन्ड टूट करके परऑक्साइड ही जनरेट करता है, परऑक्साइड जनरेट करता है। तो ये अब हमने बताया कि परऑक्साइड दूसरे कंपाउंड में परऑक्साइड जनरेट कर देता है, तो ये परऑक्साइड भी फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। नेक्स्ट है R मीन्स रेडिएशन, रेडिएशन या रेडिएशन ना करके रेडिकल्स, सेम यहाँ पूरे कंपाउंड बोले, यहाँ रेडिकल्स बोले तो रेडिकल्स भी जनरेट करते हैं। जैसे अभी बताया कि एक फ्री रेडिकल्स अगर वो रिएक्शन में गया तो वो दूसरे को फ्री रेडिकल में जनरेट कर सकता है। तो ये 5 चीजें हैं, 5 कंडीशन हैं जिनके कारण से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। कुछ रिएक्शंस में भी जनरेट होते हैं, ये रिएक्शन में यही कंडीशंस होते हैं जिनके कारण से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया कि इनके नेम कैसे होते हैं फ्री रेडिकल्स के, फ्री रेडिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके नेचर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, और ये भी देखा कि किस किस कंडीशन में जनरेट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो अपना, जिस पे हमारी सारी डिस्कशन है, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ही इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, क्वेश्चन इसी से आते हैं। अच्छा, जिस बच्चों ने हमारा क्लास पढ़ा होगा कार्बोकैटायंस का, उनके लिए तो आसान होगा, बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे पहले आप कार्बोकैटायंस की क्लास पढ़ लीजिए। आप टाइप कीजिए मिस्ट्री ऑफ कार्बोकैटायंस बाय मिस्ट्री ऑफ साइंस, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, किसी का भी वीडियो देख लें।
तो स्टेबिलिटी का जो टॉपिक है उसमें पहले हमने बताया था कि सबसे बड़ी जो स्टेबिलिटी में देखेंगे वो देखेंगे रिजोनेंस या मीजोमेरिक एक ही चीज है, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी। उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट। ठीक है, और लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट्स चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी देखेंगे रिजोनेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है कि नहीं है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3 फ्री रेडिकल्स, CH3 CH2 फ्री रेडिकल्स और CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब इनसे अगर पूछा जाए कौन सा A B C कौन सा कार्बो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा स्टेबल है। अब बच्चों देखो, ये फ्री रेडिकल है, इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं है जो सपोर्ट करे या जो इसको स्टेबलाइज करने या डिस्टेबलाइज करने। तो इसमें क्या नो इफेक्ट है या नो इफेक्ट है, कह सकते हो न्यूट्रल है। यहाँ आ जाओ, इस कार्बोकेटायंस को अगर देखा जाए, इस फ्री रेडिकल को देखा जाए तो इस फ्री रेडिकल में एक तो ये ग्रुप है जो क्या दे रहा है, इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मींस इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपने आप को स्टेबलाइज कर, जैसे कार्बोकेटायन में था। तो फ्री रेडिकल ये स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन मींस ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, मींस इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। और रेजोनेंस तो है नहीं, किसी में नहीं है। यहां आ जाओ बच्चों, यहां दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट और दो तरफ से अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट है, मींस हाइपर कॉन्जुगेशन है, मींस ओवरऑल इस पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे हमने बताया कि स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सपोर्ट हो रहा है, मींस ज्यादा स्टेबलाइज है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज C, देन B और देन A। ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल था समझाने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जिसमें थोड़ा रेजोनेंस मिले। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल, CH3 C CH3 CH3 फ्री रेडिकल्स, A B और C। ठीक है, अब बताइए कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज है। आ गया, यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे है रिजोनेंस, यहां पे क्या है रिजोनेंस, और तो कोई सपोर्ट नहीं है इस फ्री रेडिकल को। कौन सपोर्ट कर रहा है, रिजोनेंस। यहां पे देखो, यहां पे प्लस आई इफेक्ट भी है दो तरफ से, और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, मींस 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां देखो बच्चों, तो इसके पास 3 अल्फा कार्बन है, मींस इसके पास 3 तरह से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, और 3 तरफ मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताइए कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। देखने में लग रहा है कि इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन नहीं। आप देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे रिजोनेंस को। तो जहां रिजोनेंस वहां ज्यादा स्टेबिलिटी, अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले हो गया A। अब आ जाओ, इन दोनों में यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट है, यहां 9 अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट है, सो C इज मोर स्टेबल देन B। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ A, C एंड B। क्लियर? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। तो इसको अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो आप लोगों को याद करने के लिए, तो यहां लिख देते हैं R या M, देन अल्फा हाइड्रोजन, देन इंडक्टिव, या इसको लिख दूं प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, क्लियर? ये यहां पड़ा रहेगा, आपको हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं,
CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल्स, और CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल्स, और साथ में फ्री रेडिकल्स A, B, C और D। अब बताइए कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबलाइज हो। ध्यान से देखो बच्चों, हम एक एक करके डिस्कस शुरू करते हैं। अगर चाहिए तो अपने दिमाग से कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, लेकिन अब शुरू करते हैं। यहां देखो बच्चों, ये फ्री रेडिकल्स में क्या मिल रहा है आपको, यहां मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है रिजोनेंस। क्या मिल रहा है, रिजोनेंस। ठीक है, यहां रिजोनेंस मिल रहा है। ठीक है, यहां पे आ जाओ। यहां पे देखो बच्चों कि यहां जो नाइट्रो है वो -m इफेक्ट शो करता है, +- इफेक्ट शो करता है। बच्चों अगर आपने मेसोमेरिक पढ़ा है तो आपको बड़े समझ में आएगा कि नाइट्रो ग्रुप होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, माइनस इफेक्ट शो करता है। बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा -i इफेक्ट यही शो करता है। अगर आपने मेसोमेरिक नहीं पढ़ा तो आप मेसोमेरिक का वीडियो देख सकते हो, चाहे किसी भी चैनल का है, मेरा भी आप टाइप करो मेसोमेरिक इफेक्ट बाय मिस्ट्री ऑफ साइंस, आपको मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये बेंजीन रिंग से या उसके पूरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन तो डेफिशिएंसी है और डेफिशिएंसी बढ़ा रहा है। मीन्स ये क्या कर रहा है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब लीस्ट स्टेबल हो गया, तो लीस्ट स्टेबल। ठीक है, क्लियर। यहां देखो बच्चों, यहां देखो कि यहां पे क्या मिल रहा है आपको, रेजोनेंस मिल रहा है, यहां भी रेजोनेंस मिल रहा है। यहां देखो, यहां आपको +i इफेक्ट मिल रहा है और अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। 3 +i है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स यहां रेजोनेंस है। लेकिन अभी हमारा कंपटीशन इसके बाद है। पहले तो ये लिस्ट हो गया, तो इसको तो हमें लास्ट में लिख ही देना है, बी लास्ट हो गया। अभी ये भी इसमें रेजोनेंस, इसमें हाइपर कंजूगेशन, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस। तो अब इसका काम तो इसके बाद ही आ गया, क्योंकि ये दोनों इससे ज़्यादा सुपर हैं, तो इससे ज़्यादा हो गया डी। अब इनमें दोनों में कंपटीशन है। अब देखो बच्चों, यहाँ रेजोनेंस कितनी मिल रहे हैं, 3 + 1 मीन्स 4 रेजोनेंस है। यहाँ कितना है, एक बार इधर मीन्स 2 रेजोनेंस है। तो कौन सा रेजोनेंस ज़्यादा हुआ, कौन सा रेजोनेंस ज़्यादा हुआ, उससे ज़्यादा रेजोनेंस हुआ फिनाइल्स में। तो सबसे ज़्यादा हो गया ए, देन सी, देन डी, देन वी। ये है एग्जैक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फिनाइल बेंजाइल फ्री रेडिकल्स, देन एलाइलिक, देन टर्शरी फ्री रेडिकल्स, एंड देन दिस। सो दिट इज क्लियर। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से आप समझा दूं, लेकिन क्लियर होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट बनाते हैं, CH3 डॉट यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया NO2 ऐसे जैसे था। यहां लगा दिया CH3 और लास्ट यहां लगा दिया क्लोरीन। ठीक है बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं A, B, C और D। आप खुद से देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके खुद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है। मैं स्टार्ट करता हूं। यहां देखो बच्चों, यहां अल्कोहल है, ये क्या करता है, ये +m इफेक्ट देता है, +m इफेक्ट देता है, प्लस साथ में ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो -i इफेक्ट भी देता है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट्स डिसमिस हो जाएगा, यहाँ इफेक्टिव होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। ये सब डिस्कस हमने मेसोमेरिक इफेक्ट जब पढ़ा रहे थे पूरा डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ अभी पिछले क्वेश्चन में हम बताया कि ये -m इफेक्ट शो करता है और -i भी शो करता है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। यहाँ देखो बच्चों कि ये ग्रुप क्या है, ये है एल्कीन। एल्कीन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ पाया जाएगा हाइपर कंजुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन तीन तीन केस में पाए जाते थे, एक तो कार्बोकेटाइंस में, फ्री रेडिकल्स में और एल्कीन्स में, ठीक है। अब यहां देखो एल्कीन है, एल्कीन में क्या होगा, यहां एल्कीन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। प्लस ये क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है आई इफेक्ट, मींस ये इससे भी सपोर्ट कर रहा है स्टेबलाइज करने की, और अल्फा हाइड्रोजन के इफेक्ट से भी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, मींस ये स्टेबलाइज कर रहा है और ये भी स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखो बच्चों, क्लोरीन ऐसे देखें तो ये प्लस एम इफेक्ट देता है, लेकिन क्लोरीन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या कर माइनस आई इफेक्ट भी देता है। लेकिन हमने जब मेसोमेरिक पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि क्लोरीन के केस में, हैलोजेंस के केस में मेसोमेरिक इफेक्ट डिसमिस हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहां ये डिस्टेबलाइज कर रहा है और ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो कौन ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो अगर यहां देखें तो हमने बताया था कि मेसोमेरिक या रिजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव इंडक्टिव से, तो ये ज्यादा डिस्टेबल, ये हो गया लीस्ट स्टेबल, ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया बी एकदम लीस्ट। उसके बाद ये आया जो भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो डी। अब आ जाओ, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये अल्फा इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है, ये मेसोमेरिक या रिजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है, तो मेसोमेरिक ज्यादा सुपीरियर है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ए देन सी। क्लियर? अच्छा चलो एक और थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको मेसोमेरिक का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। आपको लग रहा है कि तो एक ही तरह बना दिए, नहीं भाई, अभी तो ग्रुप लगाना बाकी है। इसमें नहीं लगाते, इसमें लगाते हैं NO2, बोले फिर NO2 आ गया, यहाँ लगाते हैं NO2 और यहाँ लगाते हैं NO2। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो हम छोटा करके लगाते हैं NO2, ठीक है। अभी एक ही ग्रुप है, अब आपको बताना है कि कौन सा A, B, C और D में ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा लीस्ट स्टेबल है। आ जाओ शुरू करते हैं। इस पे नो इफेक्ट है, इस पे क्या है, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है, बट इसमें क्या है, रिजोनेंस है। क्या है? केवल रिजोनेंस है, या रिजोनेंस है, केवल रिजोनेंस है, ठीक है। यहाँ आ जाओ बच्चों, इस फ्री रेडिकल को हम देखें अगर, तो इस पे क्या है, मैंने पहले बताया माइनस एम इफेक्ट दे रहा है और माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ भी माइनस एम लग रहा होगा और माइनस आई लग रहा होगा, लेकिन नहीं, आप जो मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, तो यहाँ पे केवल माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा, वो माइनस आई इफेक्ट से ही इसको खींच रहा है। यहाँ देखो, तो यहाँ नाइट्रो आर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ प्लस माइनस एम लगेगा, प्लस माइनस आई भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्थो पोजीशन है। अब बच्चों ये देखो कि ये तो हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं रिंग से, सारे इलेक्ट्रॉन रिंग से खींच रहे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई मेसोमेरिक से और प्लस आई से और कोई केवल आई से। तो इन सब की तुलना में अगर इसको देखें तो इसको कोई खींच नहीं रहा है, तो इसका मतलब इन सबसे तो ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो ए तो सबसे आगे हो ही गया, ठीक है, ए स्टेबल हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब आते हैं इनकी बात, तो यहाँ पे केवल एक इफेक्ट है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ मेसोमेरिक, यहाँ मेसोमेरिक, मीन्स ये ज़्यादा खींच रहे हैं, ये ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इन दोनों की तुलना में तो ये स्टेबल हो गया। तो आ जाओ, इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई, इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई। अब कंपटीशन है बी और डी में, बी और डी में देखें तो यहाँ देखो बच्चों कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है, माइनस आई इफेक्ट का हम यहाँ बात करें, माइनस एम की बात करें, यहाँ माइनस आई की बात करें, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मीन्स जितना ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से या जिससे इफेक्ट डाल रहा है उससे जितना दूर होगा उसका इफेक्ट उतना कम होता जाएगा।
यहां देखो, यहां इसके आर्थो पोजीशन पे मीन्स इस फ्री रेडिकल्स के करीब है तो ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। यहां देखो ये बहुत दूर है तो क्या कम इफेक्ट डालेगा। तो यहां तो माइनस और माइनस एम की बात करें, मेसोमेरिक की बात करें, तो यहां रहे चाहे वहां रहे सेम इफेक्ट डालेगा। तो मीन्स इस डी को सपोर्ट मिल रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने में प्लस आई का, मीन्स ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, सबसे लीस्ट स्टेबल। ठीक है, अब आ गया ये, अगर लीस्ट हो गया तो उससे ज्यादा ये होगा तो ये हो गया बी देन डी। ठीक है, अच्छा अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे बोल लेते हैं, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, अगर इन तीनों को देखें ए बी सी, तो देखो ये फ्री रेडिकल यहां पे क्या है CH3 है, यहां पे क्या है CH2 है, तो इसको एक तरफ से, और यहां पे क्या है रिजोनेंस है, मींस इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है रिजोनेंस प्लस 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे आ जाओ, इस पे क्या है, इस फ्री रेडिकल को केवल और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी है क्योंकि ये भी इंडक्टिव है, ये भी इंडक्टिव है। यहां आ जाओ, यहां पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई अल्फा और अल्फा हाइड्रोजन है, यहां CH2 है और यहां भी CH2 है, तो इस तरह से इस पे प्लस आई इफेक्ट है और 4 अल्फा हाइड्रोजन है। सी में आ जाए तो यहां पे क्या मिल रहा है आपको, रेजोनेंस मिल रहा है, प्लस आई मिल रहा है और प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। ये भाई 2 CH2 है ना, तो ये अल्फा पोजीशन इसका यही हुआ इस कार्बन से, तो CH2 होने रहते हैं, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन से 2 अल्फा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिल रहा है, ये तो इसमें केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, इन दोनों में रेजोनेंस है तो लिस्ट स्टेबल हो गया, इसका मतलब बी लिस्ट हो गया। अब लड़ाई है ए और सी की, तो यहाँ क्या है रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, प्लस दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट्स, तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो मीन्स ए देन सी, ए सी बी, ये हुआ एग्जैक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फ्री रेडिकल्स। तो ये आज का डिस्कशन ये था बच्चों कि फ्री रेडिकल्स में हमने पढ़ा कि फ्री रेडिकल्स जनरेट कैसे होते हैं, जिसके लिए मैंने बताया कि हेल्पर याद रखो HELPR, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड एंड रेडिकल्स। हमने पढ़ा कि उनके नाम कैसे दिए जाते हैं, उनके पेरेंट चेन से नाम दिए जाते हैं, और प्लस उनकी स्टेबिलिटी जो हमने पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन इसी पे आते हैं। तो आप नोट बनाते रहिए बच्चों और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।